In this lecture, we will discuss a very important topic in phonetics, and the name of that topic is word accent or stress. So let's start this topic. So before we start this topic, you must know that why to learn word accent or stress. कि हमें word accent और stress सीखने की क्यों जरूरत है? You must know that English is stressed time rhythm. It means in English, importance is given to stressed or accented syllables. So that's why English is a stressed time rhythm. What is the meaning of that one? That importance is given to stress and accented syllable. It means the gap between two stressed syllables, the time gap between two stressed syllables must be the same. That's the meaning of a stressed time rhythm. Means when we speak an English sentence, so the time taken by us between two stressed syllables must be same, from one stressed syllable to the next stressed syllable, and then to the third stressed syllable. So the time gap must be the same. कि एक syllable और दूसरे syllable के बीच में time gap हमारा एक जैसा होना चाहिए. Just I want to give you example in order to clear that why word accent or stress is important. For example, take this sentence. How will you pronounce this sentence? आप इस sentence को कैसे बोलोगे? So in this sentence, there are three stressed words. Ram, playing, in playing, play, and then ground. These are three stressed words. These are three accented words. I will clear you the meaning of syllable. I will clear you the meaning of stress later on. वो हम बाद में discuss करते हैं. सबसे पहले you must know the importance of stress कि क्यों important है इसकी. If you speak this sentence, so the time between Ram and play and ground must be the same, must be the equal. तो आप इसको कैसे बोलोगे? Ram's playing in the ground. Ram's playing in the ground. अब देखो अब क्या है, दोनों में जो गैप है वो सेम आ रहा है. राम और प्ले में जितना आप टाइम ले रहे हो उतना टाइम आप प्ले और ग्राउंड को बोलने में लोगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दोबारा बोल के दिखा देता हूं. राम्स प्लेइंग इन द ग्राउंड. अब देखिए इसमें हमारा टाइम गैप सेम आ रहा है, इसलिए हमें एक्सेंट और स्ट्रेस जानने की जरूरत है. अब आपको ये पता होना चाहिए, जहां तक सेंटेंस की बात है तो आपको कैसे पता चलेगा कौन से वर्ड पे स्ट्रेस लगानी है और कौन से वर्ड को पे स्ट्रेस नहीं लगानी है. मैं सेंटेंस की बात करता हूं. इंडिविजुअल वर्ड्स के जो रूल्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में जो स्ट्रेस है वो कंटेंट वर्ड्स पे लगती है. अब कंटेंट वर्ड कौन कौन से होते हैं? आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. उसमें हमारे नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, ये हमारे कंटेंट वर्ड्स होते हैं. तो इनके ऊपर स्ट्रेस लगती है एज फार एज अ सेंटेंस इज कंसर्न. पूरे सेंटेंस की बात करें. और हमारी स्ट्रेस लगती है, एक्सेंट लगती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स पे. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म्स भी कहते हैं, जैसे कि डोंट, डू नॉट को जोड़ा हमने, डोंट हो गया. डजंट, डिडंट, इस पे भी स्ट्रेस लगेगी. अब बाकी जो भी बच गया उस पे स्ट्रेस नहीं लगती, जैसे कि प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, interjection. It's not injection, it's interjections. Then we have the articles, helping verbs. इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लगेगी जहां तक एक सेंटेंस की बात है. जैसे ऊपर जो हमारा सेंटेंस है राम, वो स्ट्रेस लगेगा. जो इज है उस पे स्ट्रेस नहीं लगेगी, उसको हल्का से बोलेंगे, वीक बोलेंगे, फास्ट बोलेंगे. सिमिलरली प्ले पे स्ट्रेस लगेगी. आईएनजी जो है इस पे नहीं लगेगी क्योंकि ये हमारा सफिक्स है. सफिक्स आप जानते हो ना, सफिक्स क्या होते हैं? द वर्ड्स विच आर अटैच्ड आफ्टर द रूट. रूट के पीछे जो लगते हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं. हिंदी में हम उन्हें प्रत्यय भी कहते हैं. जैसे प्ले के पीछे आईएनजी लगा हुआ है. और इंग्लिश में एक रूल होता है कि जो सफिक्स होता है उस पे स्ट्रेस नहीं लगती. तो मेन वर्ड पे लगती है. मेन वर्ड प्ले है, इस पे स्ट्रेस लगेगा. इन हमारा प्रेपोजिशन है, उस पे नहीं लगेगा.
द हमारा आर्टिकल है, उसको स्ट्रेस से नहीं बोलना। ग्राउंड हमारा जो नाउन है उस पे स्ट्रेस लगेगी। तो ये जब सेंटेंस की बात है तो हमें पता होना चाहिए किस वर्ड को हमने किस वर्ड पे स्ट्रेस लगेगी, किस पे स्ट्रेस नहीं लगेगी। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि एक सेंटेंस को बोलना कैसे है कि दो स्ट्रेस्ड सिलेबल के बीच में जो टाइम गैप है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि जितने भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आते हैं बीच में, उसे हम क्या कर देते हैं, फास्ट बोलते हैं, और उन्हें वीक फॉर्म फास्ट बोलते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वीक फॉर्म्स कहते हैं। इंग्लिश में एक टर्म होते हैं वीक फॉर्म्स। वीक फॉर्म्स मीन्स the words which are not given importance or the words which are spoken fast, जिसे हम जल्दी बोलते हैं, जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक फॉर्म्स कहते हैं। तो ये इज, इन, द, ये हमारे वीक फॉर्म्स हैं, और राम, प्ले, ग्राउंड ये हमारे स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स हैं। तो आपको एक सेंटेंस में तो पता चल गया होगा कि कहाँ किस वर्ड को हमने जोर लगा के बोलना है, किसको नहीं बोलना। तो ये हमारी कि वर्ड एक्सेंट और स्ट्रेस जरूरी क्यों है। अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि व्हाई टू लर्न वर्ड एक्सेंट, कि क्यों सीखें हम, उसका क्या रीजन है। अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। नाम से पता चल रहा है स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, दबाव, एम्फेसिस। अब इंग्लिश में क्या जी, एज इंग्लिश इज, यू कैन से दैट स्ट्रेस टाइम रिदम। तो इंग्लिश में क्या है जी, हम कुछ जो सिलेबल्स होते हैं उनको हम ज्यादा जोर लगाकर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव एम्फेसिस गिवन टू सर्टेन सिलेबल्स, कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ सिलेबल्स को हम ज्यादा जोर लगाकर बोलते हैं, उस पर एम्फेसिस करते हैं, उस पर दबाव लगाते हैं। इसी का मतलब स्ट्रेस होता है। क्यों, ताकि वो जो सिलेबल है बाकी सिलेबल से बिल्कुल अलग लगे, स्टैंड्स आउट। वो जो सिलेबल है जिसपे हम जोर लगा के बोल रहे हैं, जिसको हम लॉन्गर ब्रेथ फोर्स से बोल रहे हैं, ज्यादा सांस वाली ताकत लगा के बोल रहे हैं, वो अलग दिखाई दे। सो दैट द स्ट्रेस्ड सिलेबल मस्ट लुक, you can say that distinct, different from the other syllables. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सिलेबल क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबल पता नहीं होगा तो आप स्ट्रेस नहीं लगा पाओगे। स्ट्रेस का मीनिंग आपको पता चल गया होगा कि जिस सिलेबल को जोर लगा के बोलते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रेस्ड सिलेबल। अब आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सिलेबल क्या होता है। अब ध्यान से सुनिए टेक्निकल टर्म, दैट व्हाट इज सिलेबल। Syllable is next higher unit than an individual speech sound. Syllable के ऊपर मैंने पूरा लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उस पूरे लेक्चर को सुन सकते हो जिसमें मैंने सिलेबल को डिटेल से डिस्कस किया है। लेकिन इस लेक्चर में मैं सिलेबल आपको ब्रीफली बताता हूं कि सिलेबल क्या होता है। टेक्निकली स्पीकिंग सिलेबल क्या होता है, नेक्स्ट हायर यूनिट देन एन इंडिविजुअल स्पीच साउंड। इंडिविजुअल में नहीं करते, सिंगल स्पीच साउंड। सिंगल साउंड से जो बड़ी इकाई होती है उसे हम सिलेबल कहते हैं। अब ये सिंगल साउंड क्या होते हैं, यू ऑल नो दैट इन फोनेटिक्स देयर आर 44 साउंड्स। 44 साउंड्स होते हैं। नाउ दोज 44 साउंड्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कॉन्सोनेंट साउंड्स and vowel sounds. There are 24 consonant sounds and there are 20 vowel sounds. और vowel sounds होते हैं वो फर्दर दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, monophthongs and diphthongs. There are 12 monophthongs and there are 8 diphthongs. अब इसके ऊपर मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं मेरे ऐप पे, आप उन 5 वीडियो को देख सकते हो। जब तक आप वो 5 वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी इन साउंड्स की, और अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप इस टॉपिक एक्सेंट और स्ट्रेस वाले टॉपिक को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप उन 5 वीडियोस को देखकर अपना बेस बनाइए। आपको 44 साउंड्स की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, उसके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए।
पहले तो वो 5 वीडियोस आपने देखनी है, उसके बाद इस टॉपिक को आपने सुनना है और समझना है। उन 5 वीडियो को देखे बिना आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। तो सिलेबल क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, सिंगल स्पीच साउंड से जो बड़ी इकाई होती है उसे हम सिलेबल कहते हैं। तो हमारे पास 44 सिंगल साउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल प इज ए सिंगल साउंड। इससे जो बड़ी इकाई होती है उसे हम सिलेबल कहते हैं। अब सिलेबल्स में इंपॉर्टेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इन अ सिलेबल वाउल साउंड इज इंपॉर्टेंट। एक सिलेबल में वाउल साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट वाउल साउंड देयर कांट बी अ सिलेबल। वाउल साउंड के बिना सिलेबल नहीं बन सकती। एंड इन ए वर्ड देयर आर एज मैनी सिलेबल्स एज देयर आर वाउल साउंड्स। एक वर्ड में जितने वाउल साउंड्स होंगे उतने ही सिलेबल्स होंगे। अगर एक वर्ड में 2 वाउल साउंड्स हैं तो उसमें 2 सिलेबल होंगे। अगर एक वर्ड में 3 वाउल साउंड्स हैं तो उसमें 3 सिलेबल्स होंगे। ध्यान से सुनिए, मैं वाउल साउंड्स बोल रहा हूं, वाउल अल्फाबेट नहीं। नॉर्मली बच्चे क्या है जी, वाउल अल्फाबेट ले लेते हैं। कौन से? ए ई आई ओ यू, वो 5। मैं वाउल लेटर्स की बात नहीं कर रहा, उसको ध्यान में नहीं रखना। मैं बोल रहा हूं वाउल साउंड्स। कितने वाउल साउंड्स होते हैं? 20 वाउल साउंड्स होते हैं। 12 मोनोप्थोंग्स होते हैं, 8 डिप्थोंग्स होते हैं। मैं साउंड्स की बात कर रहा हूं, वाउल लेटर्स की बात नहीं कर रहा। तो ध्यान रखना कि सिलेबल किसके ऊपर डिपेंड करता है? वाउल साउंड्स पर। एक वर्ड में जितने वाउल साउंड्स होंगे उतने ही सिलेबल्स होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक वर्ड में एक वाउल साउंड है तो एक सिलेबल होगा। एक वर्ड में अगर 2 वाउल साउंड्स हैं तो उसमें 2 सिलेबल होंगे। एक वर्ड में अगर 3 वाउल साउंड्स हैं तो उसमें 3 सिलेबल्स होंगे। अब सिलेबल्स पहचानते कैसे हैं? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक आपको सिलेबल्स पहचानना नहीं आएगा, आप स्ट्रेस सही ढंग से नहीं लगा पाओगे, एक्सेंट सही ढंग से नहीं लगा पाओगे। तो सिलेबल्स को आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है स्पेलिंग फॉर्म में और दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन। मींस आप वर्ड की पहले ट्रांसक्रिप्शन बनाओ, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बनाओ और फिर सिलेबल काउंट करो। मैं आपको पहला तरीका बताता हूं, स्पेलिंग वाला, तो बहुत इजी है। जैसे मैं आपको एक वर्ड देता हूं DOCTOR, ये मैंने यहां एग्जांपल भी दे रखा है, DOCTOR। आप सभी इसको बोल के देखिए। जब आप इस वर्ड को बोलोगे तो आप इस वर्ड को कैसे बोलोगे? डॉक्टर। जब आपने इस वर्ड को बोला तो देखिए, आप महसूस करेंगे कि डॉक के बाद आप रुके। अब एक बार दोबारा बोल के देख लो, डॉक के बाद आप रुके। तो सिलेबल कैसे पहचानते हैं? जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं, जहां थोड़ा सा ठहराव आ जाता है तो एक सिलेबल खत्म, दूसरा शुरू। जैसे ये वर्ड है, अगर हम इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर। डॉक के बाद हम रुके तो डॉक एक सिलेबल है, TOR दूसरा सिलेबल है। ऐसे हम सिलेबल बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी वर्ड को बोलकर। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप देखना इसमें कितने सिलेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल WONDERFUL। आप इस वर्ड को बोलिए। आप इस वर्ड को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? वंडरफुल। वंडरफुल। देखिए, आप 1 के बाद रुक रहे हो, DER के बाद रुक रहे हो और FUL के बाद भी रुक रहे हो। जितना मर्जी फास्ट आप बोल के देख लीजिए, 1 के बाद आप रुकोगे, DER के बाद रुकोगे और FUL के बाद रुकोगे। जैसे हम क्या बोलेंगे, इसमें कितने सिलेबल है? 3 सिलेबल्स हैं। वंडरफुल। वंडरफुल। एक और वर्ड लीजिए आप, BEAUTY। अब इस वर्ड को बोलिए, क्या बोलेंगे? ब्यूटी। ब्यूटी। अब देखो, आप बयू के बाद रुक रहे हो, फिर हमारा टी आ रहा है, तो इसमें 2 सिलेबल है, BEAU, बयू, और फिर है TY। तो सिलेबल्स आप कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो? वर्ड को बोलकर। जहां थोड़ा सा ठहराव आएगा तो एक सिलेबल एंड हो जाएगा और दूसरा सिलेबल हमारा शुरू हो जाएगा। जैसे इस वर्ड में क्या है जी? डॉक्टर। कितने सिलेबल हैं? 2 सिलेबल हैं। अब आपको स्ट्रेस का सिंबल पता होना चाहिए। स्ट्रेस आपको पता चल गया। स्ट्रेस क्या होता है
कि जब हम किसी सिलेबल को जोर लगा के बोलते हैं, लंबी सांस के साथ बोलते हैं, उस पर ज्यादा हम ब्रेथ फोर्स लगाते हैं, तो उसे हम एक्सेंट और स्ट्रेस कहते हैं, ताकि वो सिलेबल बाकी सिलेबल से डिफरेंट हो जाए। अब जब फॉरेनर्स होते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जब वो बात करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि आप उनके वर्ड्स को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो किसको बोलते हैं? सिर्फ स्ट्रेस्ड सिलेबल को बोलते हैं, और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को वो बहुत हल्का बोलते हैं। यही कारण है कि आपको इंग्लिश मूवीज समझ में नहीं आती और इंग्लिश सॉन्ग्स समझ में नहीं आते, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस देते हैं स्ट्रेस्ड सिलेबल को। अगर कोई फॉरेनर इस वर्ड को बोलेगा, DOCTOR को, तो वो कैसे बोलेगा? डॉक्टर। अब देखो, डॉक को उसने स्ट्रेस दिया, अब TOR को बिल्कुल खा गया, मतलब बहुत हल्का वो बोला। तो इसलिए भी वर्ड एक्सेंट और स्ट्रेस आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रेस का सिंबल क्या होता है? दिस इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेस। ये हमारा स्ट्रेस का सिंबल है। क्लियर? दिस इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेस। इफ आई टेक द हेल्प ऑफ द मार्कर, तो दिस इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेस। ओके, सो स्ट्रेस लगती कहां है, इसके हम रूल डिस्कस करेंगे। किसी भी वर्ड में जब एक से ज्यादा सिलेबल आता है तो उसमें स्ट्रेस जरूर लगेगी, या माइंड में रखना। इफ एनी वर्ड कंटेन्स मोर देन वन सिलेबल, सो दैट वर्ड इज स्ट्रेस्ड, दैट वर्ड इज एक्सेंटेड, उस पे स्ट्रेस जरूर लगेगी। जैसे डॉक्टर में देखिए दो थे ना, डॉक और ट, इस पे स्ट्रेस लगी। किस पे लगी? इस पे, पहले वाले सिलेबल पे लगी, दूसरे वाले पे नहीं लगी। इसे कहते हैं वर्ड एक्सेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सिलेबल को जोर लगा के बोलना है और किस को हल्का बोलना है। मेरे ख्याल में आपको स्ट्रेस समझ में आ गई होगी। स्ट्रेस कब लगेगी? जब किसी वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल होगा। अब आपको स्ट्रेस के टाइप्स पता होने चाहिए। स्ट्रेस इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप की होती है। लेकिन आपके एग्जाम्स में क्या आता है? फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस आती है, लेकिन आपको तीनों की नॉलेज होनी चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। स्ट्रेस इज ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। लेकिन एग्जाम में सिर्फ क्या पूछते हैं? प्राइमरी। दे डोंट आस्क फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी। लेकिन रियल लाइफ में सेकेंडरी भी यूज होती है, टर्शरी भी यूज होती है। तो यू मस्ट नो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। Now, on this slide, we will talk about 3 types of stress. प्राइमरी का सिंबल ये होता है जो हमने अभी डिस्कस किया, ये ऊपर लगेगा पूरे सिलेबल के। सेकेंडरी का सिलेबल भी ये होता है, बट ये कहां लगता है? नीचे लगता है सिलेबल के। वो ऊपर लगता है, अपर केस लगता है, ये लोअर केस मींस नीचे लगता है। टर्शरी का सिंबल ये होता है 0, और ये भी कहां लगता है? सिलेबल के नीचे। These are the symbols of primary stress, secondary stress, and tertiary stress. Now, I will give you one example in which I will use primary stress, secondary stress, and tertiary stress. Just take this example. Sorry. This example. ORGANIZATION. Sorry. देखिए इस वर्ड को बोलिए, तो कैसे बोलोगे? देखो आप इसको, देखो इसमें आप नोटिस कीजिए, मैंने 3 स्ट्रेस लगाई हुई हैं। प्राइमरी भी लगी हुई है, फिर हमारी ये सेकेंडरी भी लगी हुई है, और फिर हमारी ये टर्शरी भी लगी हुई है। वी हैव द 3 स्ट्रेसेस। अब इसको बोलना क्या है? मैंने आपको कहा था जो प्राइमरी है उसको सबसे ज्यादा जोर लगा के, इस सिलेबल को सबसे ज्यादा जोर लगा के बोलना है। सेकेंडरी में प्राइमरी से कम जोर लगता है, और टर्शरी में सेकेंडरी से कम जोर लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपने इस वर्ड को बोलना है तो जई, जो जई वर्ड है, जई सिलेबल है, उसको सबसे ज्यादा जोर लगा के बोलना है। उससे कम आप बोलोगे ओ को। ये मैंने सिंबल अभी आपको बताया कि मैंने
5 वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं, आपको पहले वो 5 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उसमें बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सिंबल ही नहीं पता तो आप वर्ड एक्सेंट कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले आपको वो 5 की 5 वीडियोस देखनी है। फिर हमारा क्या है, ये हमारा टर्शरी है। पहले तो देखो इस वर्ड में सिलेबल कितने हैं, पहले वो काउंट करो। इस वर्ड में 5 सिलेबल्स हैं, आप बोल के भी देख लीजिए। आप बोलोगे, कैसे बोलोगे? ऑर्गेनाइजेशन, 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 जैशन। 5 है। ओ नंबर 1, ग जी ए 2, नाई 3, जेड ए जई, टी आई यू एन शन। सो देयर आर 5 सिलेबल। अब इसको बोलेंगे कैसे? ऑर्गेनाइजेशन। जई पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना आपने, जई से कम स्ट्रेस ओ पे आना चाहिए। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो नई को हम हल्का बोल रहे हैं क्योंकि वो टर्शरी आ रही है। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन, जैशन, जैशन। जय सबसे ज्यादा, शन को हल्का बोलना है। ऑर्गेनाइजेशन, 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 जय जय पे। क्लियर? तो इस प्रकार हमारी इसमें तीनों ही स्ट्रेस आ गई। लेकिन आपके एग्जाम में पहली स्ट्रेस आती है, कौन सी आती है? प्राइमरी स्ट्रेस आती है। और ये सेकेंडरी और टर्शरी कब लगती हैं? इसका रूल होता है जब किसी वर्ड में मोर देन 4 सिलेबल होते हैं। यू मस्ट रिमेंबर, इफ ए वर्ड कंटेन्स मोर देन 4 syllables, तब हमारी सेकेंडरी और टर्शरी लगती है। 4 syllable तक सिर्फ हमारी प्राइमरी स्ट्रेस लगेगी। यू मस्ट रिमेंबर, primary stress is used, primary accent is used in a word containing up to 4 syllable, and if a word contains more than 4 syllables, 5 syllables, 6 syllables, 7 syllables, तो हमारी सेकेंडरी और टर्शरी लगती है। तो अब हम रूल कर लेते हैं इसके कुछ। मैं आज की इस वीडियो में कुछ रूल डिस्कस करना चाहूंगा, and we will discuss. Our first is that words ending with et and esque, अब जो इंग्लिश के वर्ड ई डबल टी ई, जिसकी मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख रखी है इट, ESQE, इसको हम बोलते हैं एस्क। आपको पता होना चाहिए इंग्लिश का कोई भी वर्ड जब QUE से एंड होता है तो उसमें UE साइलेंट रहता है। और ये जो क्यू है ये किसकी साउंड देता है? कै की साउंड देता है। ये आपको याद रखना है। तो इट की मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दी, ESQUE की प्रोनाउंसिएशन लिख दी ESK। अब आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड जब एट और इस्क से एंड होता है तो स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पे लगती है। अब इस वर्ड को बोलिए CIGARETTE, इसमें कितने सिलेबल है? एक रूल आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में किसी भी वर्ड के एंड में जब ई आ जाता है तो वो साइलेंट रहता है। अब इस वर्ड को बोल के देखिए, इसमें कितने सिलेबल हैं? बोलिए। सिगरेट, 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 3 है। सिगरेट। तो हमारा लास्ट सिलेबल कौन सा है? जरा बोल के देख लिए। सिगरेट, रेट, रेट, रेट आ रहा है, रेट। तो हमारा लास्ट सिलेबल रेट है, तो इसका मतलब स्ट्रेस हमारी किस पे लगेगी? स्ट्रेस हमारी लगेगी रेट पे, स्ट्रेस लगेगी। उसका हम बनाते हैं फोनेटिक्स। टे आ रहा है, ET, मैंने ETTE आपको बना के दे दिया। इसमें रे साथ में आ रहा है तो हमारा लग गया, इस पे हमने स्ट्रेस लगा दी। अब मैं जो रूल बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। जिस सिलेबल पे स्ट्रेस लगती है, जैसे हमारी यहां रे पे स्ट्रेस लग गई, समझ में आ गया? आप वर्ड पे भी लगा सकते हो, फोनेटिक्स में तो हम कर ही लेंगे। जिस सिलेबल पे स्ट्रेस लगती है, अगर उससे तुरंत पहले क्या दे रखा हो? ए, देखो यहां ए दिया हुआ है। जिस सिलेबल पे स्ट्रेस लगती है अगर उससे पहले क्या दे रखा हो? ए, ओ, ER, AR, UR, RE। 5-6 चीजें बता दी हैं मैंने आपको। A, O, ER,
AR, UR, RE और E। अगर उससे पहले इन सात में से कुछ भी दे रखा है तो श्वा लगेगा। क्या लगेगा? श्वा। इसे हम श्वा बोलते हैं। मैंने श्वा पे भी एक वीडियो अपलोड कर दी है कि ये श्वा आता कहां कहां पे है। तो आप इसे अटेम्प्ट करने से पहले उस वीडियो को भी देखोगे कि श्वा के क्या रूल है, श्वा कहां आता है, श्वा सबसे ज्यादा यूज होता है। रूल मैंने बता दिया कि जिस सिलेबल पे स्ट्रेस लगती है, अगर उससे तुरंत पहले आपको क्या दे रखा हो, ए, ओ, ई आर, ए आर, आर ई, यू आर, तो उसको हम श्वा बना देते हैं। श्वा बना दिया। आगे ग की साउंड आ रही है, ग का सिंबल हमने लगा दिया। सबसे पहले स की साउंड आ रही है, स हमने लगा दिया, स। अब यहां पे ई की आवाज आ रही है, बोल के देखिए, छोटी ई की आवाज आ रही है, सिगरेट, सिगरेट। तो स, फिर हमने ई लगाया, ई का सिंबल लगाया, तो क्या बन गया? सिगरेट। मैंने ये सारे रूल डिस्कस किए हुए हैं कि छोटा ई कहां लगता है। ये हमारा छोटा ई है। एक बड़ा ई भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द वर्ड CSEE, उसमें बड़ा ई आ रहा है। ये सारे रूल मैंने डिस्कस किए अपनी मोनोप्थोंग वाली वीडियो में। देयर आर 12 मोनोप्थोंग्स। तो आप जब उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि छोटा ई कहां लगता है, बड़ा ई कहां लगता है। यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। तो कुछ नहीं करना, फोनेटिक्स में जैसे जैसे साउंड आती जाती है वैसे वैसे सिंबल लगाते जाओ और आपका ठीक हो जाएगा। तो सिगरेट आपको समझ में आ गया। अब हम इस वर्ड को देखते हैं। इस वर्ड को बोलिए जरा, कितने सिलेबल है। सबसे पहले तो आपका काम है वर्ड को देखा उसे बोलना कि इसमें सिलेबल कितने हैं। इसमें 2 सिलेबल है। अगर बोल के देखो तो क्या बनेगा? गजेट, गजेट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब कोई वर्ड ETTE से एंड होगा तो स्ट्रेस लगेगी लास्ट सिलेबल पे। तो इसको बोला गजेट, GA अलग हो रहा है, फिर आ रहा है जेट। इसका मतलब स्ट्रेस हमारी यहां लगेगी। ठीक है। और ये रूल भी मैंने करवाया हुआ है, इस पे भी वीडियो अपलोड की हुई है, क्योंकि कॉन्सोनेंट में 3 जय आते हैं, सज, चज और श, थ्री ज आते हैं। तो उनमें से कौन सा ज लगाना है, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर जेड आए और जय की आवाज आए तो जेड वाला ही लगता है, जय। ETT से एट हमारा बन चुका है, तो यहां हमारी क्या लगी? स्ट्रेस लगी। और अभी अभी मैंने रूल बताया कि जहां स्ट्रेस लगती है, ये जेट इस पे लग रही है, अगर उससे पहले क्या दे रखो, ए, ओ, ई आर, ओ आर, यू आर, आर ई, तो वो श्वा बन जाते हैं। तो हमने श्वा बना दिया। गै की आवाज आ रही है, गै का सिंबल जी होता है, तो क्या बन गया? गजेट। अब हम अगले वर्ड देखते हैं, ESQUE। अगर कोई वर्ड ESQUE से एंड होगा तो उस पे भी स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पे लगेगी। अब इस वर्ड को बोल के देखिए आप जरा, इसको क्या बोलेंगे? इसमें कितने सिलेबल है? सबसे पहले आपने सिलेबल आइडेंटिफाई करने हैं। 3 सिलेबल है। बोल के देख लीजिए। पिकरेस्क, पिकरेस्क, पिकरेस्क। PCA क और RESQUE, रेस्क। 3 सिलेबल हैं, पिकरेस्क। तो अब 3 सिलेबल है, तो हमारा स्ट्रेस किस पे लगेगा? लास्ट पे। लास्ट कौन सा है? रेस्क, क्योंकि UE तो साइलेंट हो गया, ये क की साउंड देगा। तो ESQUE तो मैंने बना के दिखा दिया आपको, एस्क बनेगा। र आ रहा, र लगा दिया हमने इस पे स्ट्रेस। इस पे क्या लगा दिया हमने? इस पे हमने लगा दिया स्ट्रेस का सिंबल। अभी मैंने बताया था कि जहां स्ट्रेस लगती है, अगर उससे पहले क्या दे रखा हो, ए, ओ, ई आर, ए आर, यू आर, आर ई, तो वो श्वा बन जाता है। ये श्वा बन गया। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? क की साउंड आ रही है, क लगा दिया। सबसे पहले प की साउंड आ रही है और आई आए और ई की आवाज आए तो छोटा ई। ये मैंने सारे रूल्स अपने 5 वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। तो ये हमारा बन गया पिकरेस्क। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कितने। अब इसमें 2 सिलेबल हैं, जरा देख के बोल के देख लीजिए। बल्लेस्क, बल्लेस्क, बल्लेस्क। एक तो BUR ब, दूसरा आगा लेस्क। तो हमारी लास्ट पे लगेगी लेस्क पे।
तो एस का मैंने बना दिया, ल का सिंबल आ रहा है, ल का साउंड आ रहा है, ल का सिंबल लगाया, स्ट्रेस लगाई, लेस्क। और जहां स्ट्रेस लगती है उससे पहले क्या दे रखा हो, यू आर, ई आर, ओ आर, आर ई, ए आर, ए, ओ, ई, तो वो श्वा बन जाते हैं। तो ये हमने श्वा बनाया, आगे ब आ रहा है तो ब का लगा दिया। ये हमने पहला रूल किया कि अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड एट और एस्क से एंड होता है तो स्ट्रेस कहां लगती है, लास्ट सिलेबल पे लगती है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड किससे एंड होता है, आई ई आर, डबल ई आर, इसे हम बोलते हैं ईय। क्या बोलते हैं, ईय। ये ईय का सिंबल है। और तुम्हें पता ही है कि इंग्लिश के किसी भी वर्ड में आर नहीं बोला जाता, वो साइलेंट रहता है। तो ये किसकी साउंड दे रहा है, ईय। तो अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड आई ई आर, डबल ई आर, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ईय, ये हमारे डिप्थोंग होती है। या डबल ई से एंड होता है, डबल ई किसकी साउंड देगा, लॉन्ग ई की, ई। या ए आई आर, इसे ये हमारी साउंड क्या देता है, एयर, डिप्थोंग एयर। तो अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड आई ई आर, डबल ई, ए आई आर ई से एंड होगा तो स्ट्रेस कहां लगेगी, लास्ट सिलेबल पे लगेगी। अब हम इस वर्ड को देखते हैं, वी ई एन डबल ई आर। इस वर्ड को बोल के देखिए कितने सिलेबल हैं। इसमें 2 सिलेबल है, बोल के देख लीजिए। वनीय, वनीय, वी एक, और नीय, नीय। ईय तो आपको बना के दे दिया, न इसके साथ आया, इस पे हमने क्या लगाई, स्ट्रेस लगाई, स्ट्रेस हमने लगा दिए, सॉरी, स्ट्रेस लगी। और अभी मैंने बताया था जहां स्ट्रेस लगती है अगर उससे पहले क्या दे रखा हो, तुरंत पहले ए, ओ, ई आर, ए आर, यू आर, आर ई, तो वो श्वा हो जाता है। हमने श्वा बनाया तो ये व का साउंड आ गया, तो वी लग गया, तो क्या बन गया, वनीय। अब अगला वर्ड देखिए, इसमें कितने सिलेबल है, जरा बोल के देख लीजिए। 3 सिलेबल मिलेंगे, बोल के देख लीजिए। ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर। तो डियर, तो ईयर तो हमने बना दिया, ड आ रहा है, ड का सिंबल ये होता है, तो लास्ट पे हमने स्ट्रेस लगाई। वही रूल है, जहां स्ट्रेस लगती है अगर उससे पहले ए, ओ, ई आर, ओ आर, यू आर, आर ई दे रखा हो तो श्वा हो जाता है। ये हमारा श्वा हो गया। ये ग की साउंड आ रही, ग का सिंबल लगाया। फिर हमारी ई की साउंड आ रही तो ई का लगाया, फिर र आ रहा है, फिर ब आ रहा है। तो जैसे जैसे साउंड आती जा रही है वैसे वैसे हमने सिंबल लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर। डी पे स्ट्रेस लगाएंगे। अब हमारा डबल ई वाला देख लेते हैं, जरा इस वर्ड को बोलिए, पी ए वाई डबल ई। इसमें कितने सिलेबल है, बोल के देख लीजिए। 2 सिलेबल हैं। पेई, 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 2 हैं, पी ए वाई पे, फिर डबल ई ई। तो हमारा जो स्ट्रेस किस पे लगेगी, लास्ट पे। तो डबल ई किसकी देता, लॉन्ग ई की, वहां हमने स्ट्रेस लगाया। और ये मैंने अपनी मोनो डिप्थोंग वाली वीडियो में बताया हुआ है कि अगर किसी भी वर्ड में ए वाई आता है तो वो किसकी साउंड देता है, ए साउंड की। ये ए साउंड है। फॉर एग्जाम्पल डी ए वाई, तो क्या बोलेंगे, टे, टे। ए आएगा लेकिन हल्का बोलना है। डब्ल्यू ए वाई, इसको क्या बोलेंगे, वे, वे, वे नहीं बोलना, और वे नहीं बोलना, लंबा नहीं करके बोलना, हल्का। ये मैंने सारे रूल करवाए हुए हैं। प का हमने सिंबल लगाया तो क्या हो गया, पे। इस वर्ड को देखिए, इसमें भी 2 सिलेबल हैं, जरा आप देख के बोल के, आप बोल के देख लीजिए। रुप्पी, रुप्पी, रुप्पी। तो रू और पी, तो स्ट्रेस किस पे लगेगा, पी पे। तो ये हमने लगाया। और यहां देखो र की आवाज आ रही है, फिर बड़ी ऊ की आ रही है, बोल के देख लो, रुप्पी, रुप्पी। ऊ, बड़ा ऊ का सिंबल ये है। ए आई आर ई वाला भी एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इसे बोलते हैं एयर। अब इस वर्ड को बोल के देखिए, इसमें कितने सिलेबल हैं। अब इसमें 5 सिलेबल है, बोल के देख लीजिए। मिलियनियर, 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 नियर, नियर, मिलियनियर, नियर। तो लास्ट किस पे स्ट्रेस लगेगी, हमारी नेयर पे। तो ये हमने बना दिया।
ये मैंने, आप सोच रहे होगे कि ये क्या बनाया है, तो यहां पर मैंने आर रखा है, आर। तो फोनेटिक्स में आजकल ये यूज होता है कि इसको ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। ब्रैकेट का मतलब क्या है? इट्स नॉट नेसेसरी। तो कई लैंग्वेजेस में आजकल क्या है जी, आर बोला जाता है, लेकिन ब्रिटिश लैंग्वेज में ये आर नहीं बोला जाता। तो इस ब्रैकेट का मतलब है इट्स नॉट कंपल्सरी, दैट इन सम कंट्रीज इट कैन बी प्रोनाउंस्ड, वेयर एज इन ब्रिटेन और इन प्रॉपर फोनेटिक्स इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड। तो आप ये रख सकते हो भी, अगर कोई वर्ड आर से एंड होता है तो उसके पीछे ये भी आपको एग्जाम में लगा हुआ आ सकता है, तो घबराना नहीं है, ये हमारा आर ही है, इसका मतलब ये ऑप्शनल है। तो हमारा नेयर पे स्ट्रेस लगा, और अभी मैंने बताया था अगर जिस पे स्ट्रेस लगता है उससे पहले क्या दे रखा हो, ओ, ए, ई आर, ए आर, यू आर, आर ई, तो वो श्वा हो जाता है, तो ओ हमारा हो गया श्वा, श्वा लगा दिया। फिर हमारा यहाँ पे ई दे रखा और ई की आवाज ही आ रही है, लेकिन यहां पर हम ई तीसरा तरह का ई लगाया है। नॉर्मली हमारे दो ई होते हैं, एक तो हमारा ये वाला होता है ई, ये हमारा होता है छोटा ई, सॉरी ये छोटा ई होता है। एक हमारा ये वाला ई होता है जो अभी आया था रूपी वाले में, आप देख सकते हो, ये हमारा होता है लॉन्ग ई। ठीक है, एक हमारा तीसरा ई भी होता है जो आप यहां देख रहे हो, ये हमारा तीसरा ई होता है। अब ये कहां लगता है? ये कुछ सिचुएशंस में ही लगता है, जैसे यहां आया है। यहां पर ये क्यों लगा? आ तो ई की आवाज रही थी, तो हम ये वाला ई भी लगा सकते थे, ये क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम ये छोटा ई इसके साथ लगा देते, ये लगा देते इसके साथ, तो अगर हम इसके साथ ये लगा देते, एक सेकेंड, तो ये क्या बन जाता? ईयर साउंड बन जाता। देखो ये वाला साउंड बन जाता, तो ये डिप्थोंग बन जाता। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए कि यहां पे डिप्थोंग ईयर नहीं है, बल्कि यहां पे दो मोनोप्थोंग हैं। एक तो मोनोप्थोंग श्वा है और दूसरा मोनोप्थोंग छोटा ई है। तो इसलिए हमने यहां पर तीसरे प्रकार का ई लगाया। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। छोटा ई लगा दोगे तो क्या लगेगा कि हमने यहां डिप्थोंग यूज कर रहे हैं, ईयर। लेकिन इसको कैसे बोलते हैं वर्ड को? अब देखिए हम क्या बोलते हैं, मिलियनियर। मी अलग बोल रहे हैं, ली अलग बोल रहे हैं, और श्वा को अलग बोल रहे हैं, इकट्ठा नहीं बोल रहे हैं। अगर इसे ऐसे लगा दोगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? मीलियर, ईलियर, लिय, लिय, लिय बन जाएगा, तो वो तो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। तो यहां पर हम दिखाना चाहते हैं कि यहां पर दो मोनोप्थोंग है, डिप्थोंग नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे तीसरे प्रकार का ई यूज किया, ना तो ये वाला ई भी यहां लगा सकते थे। समझ में आया? तो जब आपने दो अलग अलग मोनोप्थोंग दिखाने हैं और अलग अलग मोनोप्थोंग दिखाने हैं, तो आप ये छोटा ई यूज करोगे। फिर ल आ गया, फिर हमारी ई की आवाज आई, तो ये क्या बन गया? मिलियनियर। देखो कैसे बोल रहे हैं, मिलियनियर, मिलियनियर। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर कोई भी वर्ड आई ई आर, डबल ई ए आई आर से एंड होगा तो स्ट्रेस कहां लगेगी? लास्ट सिलेबल पे लगेगी। एग्जाम में हो सकता है कि आपको फोनेटिक्स में दे सकता है 4 ऑप्शन और कहेगा कि कौन सी करेक्ट स्ट्रेस है, वर्ड एक्सेंट कौन सी सही है, या एग्जाम में आपको स्पेलिंग फॉर्म में भी आ सकता है। किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यू मस्ट बी रेडी फॉर इट। ओके, अब हम लास्ट आज के जो लेक्चर की स्लाइड करने जा रहे हैं। अगर कोई इंग्लिश का वर्ड किससे एंड होता है? एटीई से। तो एटीई क्या होता है? एक तो एडजेक्टिव में यूज होता है, ये नाउन नहीं है, यहां पर वर्ड आएगा एडजेक्टिव। कुछ वर्ड एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं जो हमारे एटीई से एंड होते हैं। तो जब कोई एटीई किसी एडजेक्टिव वाले वर्ड में आएगा तो उसको अट बोलेंगे, लेकिन जब वर्ब में वही एटी आएगा तो उसको हम एई का प्रोनाउंसिएशन देंगे, एई का। ध्यान रखना,
ये जो ए है ए का प्रोनाउंसिएशन देगा, ई तो साइलेंट होगा ही होगा। अगर ए टी बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एट, एट। अब इसका रूल क्या है कि अगर कोई वर्ड में, अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड एटीई से एंड होता है और अगर उसमें 2 सिलेबल हो, कितने सिलेबल हो, 2 सिलेबल, तो स्ट्रेस लास्ट पे लगती है। आप इस वर्ड को बोल के देख लीजिए, MIGRATE, इसमें कितने सिलेबल हैं, 2 हैं, बोल के देख लीजिए। माइग्रेट, 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 2 हैं, माइग्रेट। तो इसमें 2 है, तो हमारा स्ट्रेस किस पे लगेगी, लास्ट पे, ध्यान रखना। इंग्लिश का वर्ड अगर कोई भी एटी से एंड होता है और उसमें 2 सिलेबल होंगे तो स्ट्रेस लास्ट पे लगेगी। तो लास्ट पे हमने लगाई, तो देखो ग आ गया, र आ गया, ATE, क्योंकि ये सारे वर्ब्स हैं तो 8 की साउंड देंगे, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। माइग्रेट आपको पता है वर्ब होती है, दैट ही माइग्रेटेड फ्रॉम दिस सिटी टू अनदर सिटी। तो इसमें क्या आएगा, म आ गया हमारा, और देखो उसके बाद आई की आवाज आ रही है, आई, आई जो हमारा एक डिप्थोंग है। अगला वर्ड देखिए, इसमें भी 2 ही सिलेबल है, बोल के देख लीजिए, डिक्टेट। क्या आ गया भाई, डिक्टेट, 2 आ गया इसमें। तो इसमें स्ट्रेस किस पे लगेगी, लास्ट पे लगेगी, टाइट पे। तो टाइट हमने बना दिया, ये आपको मैंने बता दिया कैसे बनेगा। ट आ गया, 88 की आवाज देगा। उससे पहले देखो ड आ गया, फिर छोटी ई और फिर क। जैसे जैसे आवाज आ रही है वैसे वैसे बनाते जाइए। लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपने वो 5 वीडियो पहले वाली देखनी है, बेसिक वीडियो। उनको देखने के बाद ही आप इनको अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वर्ड है PROSTRATE। तो इसमें देखो अब कितनी है, 2 सिलेबल है, बोल के देख लीजिए, प्रोस्ट्राइट, प्रोस्ट्राइट, प्रोस्ट्राइट। तो हमारा स्ट्रेस किस पे लगेगी, सेकंड पे। तो स आ गया, ट आ गया, र आ गया, 88 हो गया, इस पे स्ट्रेस लगी। और आपको बताया था जहां स्ट्रेस लगती है, अगर उससे पहले क्या दे रखा हो, ओ, ए, ER, OR, UR, RE, ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, श्वा हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा जो ओ है वो श्वा हो गया, र के आवाज आ रही है, प का सिंबल लगाया तो प्रोस्ट्रेट हो गया। इस वर्ड को देख लीजिए, इसमें भी 2 हैं, रिलाइट, रिलाइट, लाइट। तो स्ट्रेस किस पे लगी हमारी, ल पे। ल आ गया, छोटी ए की आवाज, फिर ट आ गया, और ये री की आवाज आ रही तो रिलाइट आ गया। तो ध्यान रखना, अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसमें 2 सिलेबल है, ATE से एंड होता है, तो स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पे लगेगी। अब इसका एक और रूल क्या है, अगर इंग्लिश के किसी वर्ड में, अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड 8 से एंड होता है और उसमें 2 से ज्यादा सिलेबल है, मतलब कि उस वर्ड में 3 सिलेबल है, 4 सिलेबल है, 5 सिलेबल है, अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड 8 से एंड होता है और उसमें 2 से ज्यादा सिलेबल है, तो स्ट्रेस कहां लगेगी, थर्ड सिलेबल पर। थर्ड सिलेबल कौन सा, फ्रॉम द एंड, पीछे से काउंट करना शुरू कर देना। अब इस वर्ड को बोलिए, इसमें है ही 3, बोल के देख लीजिए, कल्टीवेट, 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 3 है ना। तो हमारा स्ट्रेस पहले पे लग जाएगा, क्योंकि पीछे से काउंट करोगे तो तीसरा है। तो क, ये मैंने रूल करवाया हुआ अपनी पहली 5 वीडियो में, यू आए, ए की आवाज आए तो ये वाला अ लगेगा, देन ल, देन ट, देन आई आए, ई की आवाज आई, ई लगेगा, व, AT का बता रखा है तो कल्टीवेट यहां पे लगेगा। अब इस वर्ड को देखिए, इसमें क्या है जी, अब इसमें भी 3 सिलेबल है, बोल के देख लीजिए, एजुकेट, 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 एजुकेट। तो एक तो हमारा अ है, फिर हमारा ये 2 है, जू, ए, जू, ए हमारा एक वाउल है, ई आए, ए की आवाज है, छोटा ये लगेगा, ये जै की आवाज दे रहा है। ये ध्यान रखना, डी के बाद जब भी यू आएगा तो ब्रिटिश इंग्लिश में जो डी है वो जै की आवाज लगाएगा, निकालेगा। लेकिन आजकल अमेरिकन इंग्लिश में ये डै की ही आवाज देता है। अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं एडुकेट, और ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेट। तो ध्यान रखना, डी के बाद यू आएगा तो डी हमारा जय की आवाज देता है। तो ये जय का सिंबल लगाया, ऊ का सिंबल लगाया, कईट मैंने आपको समझा दिया, तो एजुकेट। फिर हमारा देखो इसमें अब कितने
सिलेबल्स हैं इस वर्ड में, इसमें 3 है, आप बोल के देख लीजिए। जनरेट, जनरेट, जनरेट। तो हमारा पहले जी, जय की आवाज दे रहा है, जय का सिंबल लगाया, ई आए, ए की आवाज है छोटा ए, न, यहाँ श्वा आएगा, राइट। श्वा वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अगर किसी वर्ड में 3 सिलेबल हो और दूसरे सिलेबल में ए की आवाज आती है तो वहां हमेशा श्वा लगता है। आप इस वर्ड को बोल के देख लीजिए, दूसरे सिलेबल में ए की आवाज आ रही है तो इसको क्या बोल रहे हैं? जनरेट। जैन, न के बाद ए की आवाज आ रही है तो श्वा लगेगा, जनरेट। एक और वर्ड देखिए, SUBJUGATE, इसमें कितने सिलेबल है? 3 है, आप बोल के देख लीजिए। सब्जगेट, सब्जगेट, सब्जगेट। तो पहले स, यू आई ए की आवाज है, ये वाला ए लगेगा, देन ब, जे हमारा जय की आवाज दे रहा है, जय का सिंबल लगाया, फिर यहां पर दूसरे सिलेबल में ए की आवाज आ रही है, श्वा आएगा, देन गैट। तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस रूल कि इफ एनी इंग्लिश वर्ड एंड्स विद द कॉम्बिनेशन ATE and if in that word there are 2 syllables, though stress falls on the last syllable, and if in that word there are more than 2 syllables, then stress falls on the 3rd syllable from the end. So that's all about this lecture, in which we talked about the importance of word accent, then we discussed different types of stress, and then we have discussed some rules of word accent, and I think that you will be able to understand this lecture. ये हमारी सीरीज चल रही है, इसके ऊपर कम से कम मैं 4-5 वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें मैं और डिफरेंट रूल्स डिस्कस करूंगा। ये तो मैंने आपके साथ सिर्फ कुछ रूल्स डिस्कस किए हैं। देयर आर मैनी रूल्स यू मस्ट नो कि किस वर्ड पे कहां स्ट्रेस लगेगी। सो आई विल फ्रेम एटलीस्ट 4 or 5 more videos on this topic. So if you want to get mastery over this topic, so don't forget to watch all those 5 videos, and all 5 videos and many more videos, they will be available on my app, Oxbridge English. So you can download this app from Play Store and you can enjoy those videos and lectures. Thanks for watching the lecture.